हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वही मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यू की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इस सीरीज़ के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल है, वो किसका आया है? मैग्नेटिज्म वाले पार्ट का आया है। हमें नहीं पता कि अगला सवाल मैग्नेटिज्म का आएगा या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आएगा या ऑप्टिक्स का आएगा। वी ऑल डोंट नो। इस तरह मैं नीट की आपको तैयारी करा रहा हूँ कि आप पीवाईक्यूज़ को मिक्स वे में कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर का सवाल किसी भी टाइम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहला सवाल को देखें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हमसे बोला है अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻² टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल्स ऑफ अ क्वाइल। मतलब एक हमारे पास क्वाइल है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके राइट एंगल पे एक्ट करता है और उसकी हमें वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इस हमारे पास जो है इसका हमें एरिया भी दे रखा है। वो एरिया हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमसे बोला है इसका चाहिए क्वाइल, अकेला क्वाइल नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वाइल्स है, बहुत सारे टर्न्स है और ये जो टोटल टर्न्स है वो 50 है। टोटल कितने टर्न्स है? 50 टर्न्स है। हमें बोला है कि टी टाइम में 0.1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्या बोला है हमसे? 0.1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड। जो हमने फील्ड से इसको रिमूव किया है टी सेकेंड में। तो देखो, मैं मालूम है जब भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास माइनस का dy/dt। और अगर आप एवरेज की बात कर रहे हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जहाँ पे जो डेल्टा फाई है वो क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे पास जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तभी आता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। जो फैराडे का लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आएगा जब कहीं ना कहीं फ्लक्स में चेंज हुआ होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं फ्लक्स में चेंज कितना हुआ। देखो, बाद में तो फील्ड से बाहर आ गया है। फील्ड में बाहर आ गया मतलब हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास NB.A। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर क्वाइल के परपेंडिकुलर होगा, वो भी इधर की तरफ है। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। मतलब हमारा जो फ्लक्स है, इनिशियल हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा? NBA cos 0, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos 0 1 है ना, cos 0 1। मतलब हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास n मतलब 50 टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना? 2 इंटू 10⁻²। और जो हमारा एरिया है वो कितना है? वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में करना है तो 100 इंटू 100। अच्छा, और बाद में फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये तो इनिशियल फ्लक्स है। हमसे बोला है कि फाइनली वो फील्ड से बाहर आ गया। फील्ड से बाहर आ गया मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0। मतलब फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। हमें क्या निकालना है? डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स। मतलब जो इनिशियल फ्लक्स है बाद में फाइनल फ्लक्स तो 0 है। तो सिंपली हमारे पास जो डेल्टा फाई आएगा वो क्या आएगा सर? वो आ जाएगा हमारे पास फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल। अब ध्यान देना, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल। अब इनिशियल फ्लक्स तो हमारे पास आ चुका है ना, इधर हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और इनिशियल फ्लक्स निकालने के बाद फाइनल फ्लक्स तो 0 है, तो डेल्टा फाइव जो खुद से बताएं आप कैलकुलेट करके। सर यही वाली वैल्यू है जो मुझे सॉल्व करने पे आने वाला है। ये देखो, 100 से 100 चला गया और ये 55 52 से 100, ये 100 भी चला गया ये 100 से, तो 10⁻²। तो हमारे पास जो डेल्टा फाई आया वो क्या आया? 10⁻² माइनस 0। फ्लक्स हमारे पास आ गया 10⁻²। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है अभी सिखाया? डेल्टा फाई बाई टी। ओके, एंड 10⁻²/t। कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बच्चे? सवाल में बोला है हमसे कि 0.1 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 0.1 इज इक्वल टू 10⁻²/t। तो हमें वो टाइम मिल जाएगा। इधर हमारे पास 0.1 इधर आ जाएगा, ये 10 ऊपर हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो हमारा टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 सेकेंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। 10⁻⁻1 यानी 0.1 सेकेंड है ना। 10⁻⁻1 क्या हो गया बच्चे? 1/10 ही तो हुआ। 1/10 मीन्स 0.1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखो, ये जो हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप नीट के सवालों को उस तरीके से देखें, केवल एक चैप्टर की प्रैक्टिस ना करें, आप एक साथ कई सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो पेपर में केवल एक चैप्टर तो आएगा नहीं, पेपर में तो एक साथ हमारे पास सारे चैप्टर्स आएंगे। तो आप अगर एक चैप्टर का मान लो आपने मोशन स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस किया, उसके आपने 50 सवाल लगा लें पीवाईक्यूज के मान लेते हैं, तो केवल एक ये चैप्टर प्रिपेयर हुआ और इसमें आपको कुछ वीकनेस पता चला या नहीं पता चला। लेकिन जब आप पूरा एक
मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। तो आई प्रीफर कि आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करें, और ये सीरीज़ वही करती है, रोज़ आपको हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं और हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन देखा, इसी तरह हमारे पास मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पास अगला सवाल हमारा कौन से चैप्टर का आएगा ये मुझे भी नहीं पता। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी एक्सेल मैग्नेटिज्म का देखा था, अगला सवाल किसका आया है? अगला सवाल आपके सामने आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अटेम्प्ट करें। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि 5 रेजिस्टेंसेज हैं, उनको इस तरह कनेक्ट किया है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है ए और बी के बीच में। देखो ये जब इस तरह का हमारे पास चीज़ हो ना, इस तरह का सर्किट हो, इसे हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखो ऐसे केस में जब भी हमारे पास R1/R2 R3/R4 के बराबर होता है, अगर मैं इसे R1 बोलूँ, इसे R2 बोलूँ, इसे R3 बोलूँ, इसे R4 बोलूँ, तो R1/R2 जब R3/R4 के बराबर होगा तो हम इसे बोलते हैं हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो हमारे पास यहाँ जो बीच में ब्रिज में जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता, मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी देखो बैलेंस है क्या? 3/6 कितना? 1/2। 4/8 कितना? 1/2। मतलब दोनों तरफ हमारे पास जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, मतलब हमारे पास यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। हमसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। देखो यहाँ से करंट आई निकला, जो करंट इसमें गया वही करंट इधर गया है, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज़ में। सिमिलरली जो करंट इधर गया वही करंट इधर गया है, तो ये दोनों भी किस में हो गए? सीरीज़ में। और ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में। तो 3 4 का सीरीज़ कितना? सर ये आ गया 7, ये 7, और नीचे हमारे पास इनका सीरीज़ कितना? सीरीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 और 6 15, देखो 14, सॉरी 14 ओम। ठीक है, 14 ओम। ये दो रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? सर ये होता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 7 और 14 है ना, तो सिंपली अगर दो रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एक 7 है और दूसरा क्या है बच्चे? 14। तो 7 × 14 अपॉन 7 + 14, इसको आप यहाँ से सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? बैलेंस होगा हमारे पास ब्रिज और हम इसको सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे। अब अगला सवाल देखो। अच्छा, अगला सवाल फिर से किसका आ गया है? मैग्नेटिज्म का आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। आप अटेम्प्ट करें एक बार, थोड़ा सा कि कैसे क्या सवाल बोल रहा है, रीड करें। क्या है सवाल में? एक कंडक्टिंग रिंग है, हमें इस सवाल में कंडक्टिंग रिंग बोला है, सर्कुलर लूप, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सेम वही कहानी है कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जैसा अभी हमने किया था वैसा ही कहानी है। रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, मतलब इसका जो लूप है ना, इसका रेडियस डिक्रीज कर रहा है, यानी ये है जो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। ठीक है, किस रेट से श्रिंक कर रहा है? सर ये श्रिंक कर रहा है 2 mm/s, मतलब जो dr/dt है वो हमें दिया है कि ये 2 mm/s है। द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप व्हेन द रेडियस, जब हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा उस समय कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा। देखो ये सिंपल फराडे के सिंपल कॉन्सेप्ट पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। किसी भी लूप में, किसी भी करंट कैरिंग वायर में EMF तभी इंड्यूस होगा जब उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक हमारे पास, ये माइनस साइन के साथ आता है, तब तक हमारे पास कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है तो क्या चेंज हो सकता है? देखो ध्यान से, फाई क्या होता है? NB.A। अब देखो यहाँ पे एंगल फिर से 90 है, ये 0 हो गया, बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर क्योंकि हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा तभी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी हमारे पास EMF इंड्यूस होगा। अब देखो N और B तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एरिया। एरिया क्या होगा? सर वो होगा πr²। और ध्यान से देखो हमारे पास रेडियस श्रिंक कर रहा है, मतलब ये जो लूप का एरिया है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मैंने कहा हाँ सर, बात तो सही है। तो हमसे इंड्यूस EMF पूछा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने सीखा है वही सॉल्व करते हैं। इंड्यूस EMF का सिंपल फॉर्मूला dφ/dt लिख लेते हैं। अच्छा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम ऑब्वियसली।
माइनस साइन को हम हटा दे रहे हैं अभी। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए। अब देखो एन और बी कांस्टेंट है सवाल में, वो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या सवाल में। एक ही लूप है, एन तो 1 हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एन 1 हो गया और बी वापस आ गया इधर। और डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट बाहर आएगा, ध्यान दो। तो पाई बी डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या मिल रहा है तुम्हें सर, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है पाई बी 2r डी आर बाई डी टी। और सवाल में आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 2 mm/s। तो ज़रा इसको पुट करते हैं एक बार कि सर ये हमारा पाई ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड सवाल में दिया था क्या, हाँ सर दिया था, कितना दिया है 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला इंटू 2। कब पूछा है इंड्यूस ईएमएफ, जब रेडियस कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो रेडियस को क्या डाल दिया हमने, 2 सेंटीमीटर डाल दिया, मीटर में कर लेते हैं। और डी आर बाई डी टी हमें देखो 2 mm/s दिया है, तो ठीक है सर इसको डाल दो 2 mm/s। अब 2 mm है, उसको मीटर में करना है तो 10⁻³ अब इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार इसको कि सर ये तो 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई बच गया, 2 2 ज़ा 4, 4 और ये 8 हो गया, 8 4 ज़ा 32। अब जो भी बच रहा है हमारे पास 10⁻³ और ये 10⁻⁴, मतलब 3.2 हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3.2 पाई वोल्ट, ठीक है 3.2 पाई वोल्ट। सॉल्व हो जाएगा ना इसके आगे, ये सिंपल है, ये माइक्रो में गया ना तो 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। सिंपली जब भी आपसे इंड्यूस ईएमएफ की बात करी गई है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, NBA। इन तीनों में से कुछ भी बदल सकता है, जैसे इस सवाल में एरिया बदला था, किसी सवाल में मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, ठीक है, किसी सवाल में हमारे पास कुछ और बदल सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमारे पास फाई चेंज होगा तभी हमारे पास फ्लक्स आएगा, फ्लक्स चेंज होगा तभी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगला सवाल, अब जो अगला सवाल दिख रहा है आपको, ओहो ये सवाल किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मिक्स प्रैक्टिस का बेनिफिट है कि आप एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। और ये सीरीज़ रोज़ चल रही है आपके यूट्यूब चैनल पे सारथी पर, जरूर सब्सक्राइब करें रोज़ इस सीरीज़ को देखने के लिए। हमें क्या बोला है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम ts। हमें चार्ज दे रखा है Q = AT - BT²। ए और बी हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमसे टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले करंट निकालते हैं। करंट क्या होगा सर, dQ/dt कर दो, हमें क्या मिल जाएगा करंट। तो बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बना A - 2BT। अच्छा, अब हीट निकालते हैं। हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ I² मतलब A - 2BT का होल स्क्वायर, बगल में क्या आ जाएगा R और बगल में क्या आएगा dt। देखो इसका A - B का होल स्क्वायर है, R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बना A² + 4B² T² माइनस का 2AB 2A/2BT है ना, बगल में dt, ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये R तो बाहर रहेगा बच्चे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। A² dt बन जाएगा हमारे पास A²T है ना, A² प्लस का ये क्या बना सर, ये हमारे पास 4B²। इसको अभी हम लिमिट देखेंगे, लिमिट क्या आएगा, पहले तो हम इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। 4B² T² का इंटीग्रेशन क्या, TQ/3 माइनस ये क्या बचा, ये बना सर 4 है ना, ये बना 4AB और T का इंटीग्रेशन क्या, TDT का T²/2, ये हमारा आ गया। लेकिन अब यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे रखें, देखो टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा है, तो T = 0 पर हम करंट बता सकते हैं क्या। हाँ देखो जो हमारा I है वो क्या आया है, I आया है A - 2BT। देखो ध्यान से, I आया हमारे पास A - 2BT। अब क्या मैं T = 0 पर करंट बता सकते हो, मैंने कहा हाँ, T = 0 पर जो करंट है वो हो जाएगा A, ठीक है, T = 0 पर। और वो समय बताओ जब करंट 0 हो जाए, जिस समय करंट 0 हो जाएगा उस समय हीट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि सर हमारे पास करंट ही 0 हो गया।
करंट जीरो किस टाइम पर होगा सर, आई को जीरो जीरो रख दो, ये आ जाएगा a माइनस टू बी टी, टी इज इक्वल टू ए बाई टू बी। ये वो टाइम है जब हमारे पास करंट जीरो हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी t इज इक्वल टू जीरो से लेकर t इज इक्वल टू ए बाई टू बी तक। तो हमने क्या लिखा, t इज इक्वल टू जीरो से a बाई टू बी तक हमारी लिमिट जाएगी। चलो इसको पुट करो एक बार, हीट का हमारे पास क्या निकल के आता है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो रखने पे तीनों टर्म जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली a बाई टू बी रखना है, तो a बाई टू बी रखते हैं, है ना। इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, a बाई टू बी रखते हैं। तो यहाँ r था, देखते जाना मेरे साथ बच्चों, a बाई टू बी यानी ए स्क्वायर इंटू ए बाई टू बी, ए स्क्वायर इंटू ए बाई टू बी। बगल में क्या है सर, बगल में है फोर बी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री। तो हम क्या लिखेंगे, फोर बी स्क्वायर टी क्यूब मतलब ए बाई टू बी का क्यूब, है ना, माइनस माइनस क्या है, फोर ए बी टी स्क्वायर बाई टू, फोर ए बी टी स्क्वायर, टी कितना है सर, ए बाई टू बी का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। देखो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, h इज इक्वल टू आर, ये रहा सर, ये ए क्यूब बाई टू बी हो गया, हाँ अच्छी बात है, प्लस फोर बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन टू का क्यूब कितना, एट बी क्यूब, ये गया फोर ए क्यूब बाई एट बचा ये, और ये माइनस का क्या बचा, फोर ए बी ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर। यहाँ फोर से फोर कैंसिल, बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कैंसिल, तो देखो ये बन रहा है माइनस ए क्यूब बाई बी, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा उसे आप सॉल्व आउट आराम से कर सकते हैं कि हमारे पास ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए क्यूब बाई टू बी, और ये हमारे पास देखना ए टू का स्क्वायर फोर, और ये हमारा फोर बी सेकेंड फोर ए बी टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, शायद हमने गलती करी क्या, टू ए टू बी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या करना है। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल लास्ट कैलकुलेशन है, हमारे पास दो लाइन कैलकुलेशन मैंने छोड़ी है। ये ए क्यूब देखो हर जगह ए क्यूब बाई टू बी है, या एक फोर ए क्यूब बाई, देखो यहाँ से ये ए बी ए क्यूब बाई टू बी है, ठीक है, तो टू ए क्यूब बाई टू बी माइनस ए क्यूब बाई बी, सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो करंट है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, एच निकालने के लिए अंडर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी कर लेंगे। आइए आप मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ए बी सी या डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा टॉपिक का आता है। अगला सवाल हमारे पास किसका आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, देखते हैं क्या है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम्स पर मीटर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है पर मीटर 12 ओम है, इसको हमने एक सर्किल के फॉर्म में फ्लोट कर दिया, ठीक है, ओके, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे क्या बोला है, द रेजिस्टेंस बिटवीन, अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, हमें दो पार्टिकुलर पॉइंट मान लो ए और बी, और इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना है। जब भी ऐसे सवाल आए ना जहाँ पे आपको डायमेट्रिकली दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताना हो, या ये कभी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आप फंस रहे हो, तो कुछ मत करो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर लो। क्या कर लो बच्चे, जिनके बीच में बताना है ना उनके बीच में क्या कनेक्ट कर लो, बैटरी कनेक्ट कर लो। अब देखो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट दो रास्तों में बट गया, यानी इधर कुछ करंट गया इधर कुछ करंट गया, और फिर फाइनली सेम हो गया, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब दोनों किस में हो गए सर, ये पैरेलल में हो गए। किस में हो गए बच्चे, पैरेलल में हो गए। करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है सर, पैरेलल में। और पोटेंशियल क्या होता है, सेम, देखो फाइनली ए और ये पॉइंट भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे ये पैरेलल में है। अब ये निकालते हैं कि इस एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है ना, इक्वली लेंथ में डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन निकालते एक पार्ट का कितना है। हमारे पास 12 ओम्स पर मीटर है, आप मुझे बताओ टोटल लेंथ कितना होगा सर, वो हो जाएगा 2 पाई आर टोटल लेंथ। अच्छा आधा लेंथ होगा वो कितना होगा सर, वो L बाई 2 कर दो, हाँ ठीक है। तो ये जो ए बी लेंथ है ना उसका कितना होगा सर, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल वो कितना
सर वो 2πr/2। अच्छा, बेसिकली इट विल पाई इंटू आर, और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100, क्योंकि आंसर ऐसा यूनिट्स में चल रहा है, तो इट विल बी π/10। मतलब ये जो हमारा सर्कल है, ध्यान देना, इस सर्कल का जो डायमीटर है, ये ऊपर वाला लेंथ π/10 है और नीचे वाला लेंथ भी कितना है, π/10 है। अब ऊपर वाले लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, सवाल ने बोला है कि 12 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 12 ओम रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास कितना है, π/10 मीटर, तो π/10 मीटर पे कितना रेजिस्टेंस होगा सर, 12 π/10। तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना, 12 π/10, और नीचे कितना, 12 π/10, और दोनों कैसे हैं सर, ये दो हमारे पास, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल में है, ये 12 π/10 और ये 12 π/10, और मुझे क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सिंपली सर R1 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 12 π/10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 π/20, है ना। यानी हमारे पास ये कट डाउन हो रहा है क्या, देखना, 3 4 जा और 5 4 जा, 3 π/5, क्या बच्चे, 3 π/5, है ना। तो ये मुझे सॉल्व कर लेना, 3 π/5 कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका काम है बताना। मोस्ट प्रोबेबली 0.6 पाई ओम आएगा, आप ट्राई ज़रूर करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहाँ किसका है बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको समझ में आ गया ना, ये दो हमारे पास कैसे होंगे, तुम क्या करेंगे, जब भी आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखे तो आप सीधा सोचेंगे किसके बारे में, आप सीधा सोचेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। और जब भी आपको करंट निकालना हो, सिंपली आप आसान तरीका, जिन दो पॉइंट्स के बीच में करंट निकालना हो उनके बीच में बैटरी लगा दें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। ये हमारा वॉल्यूम है और ये टाइम टेम्परेचर है, ये हमारे पास इस तरीके से वेरी कर रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ए और बी, तो V/T कुछ कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। ये जो भी एंगल है ये थीटा है, और स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, क्या आपको मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। ये तो ऑब्वियसली सर ऑब्वियस इक्वेशन है। V/T करना, तो V/T आ गया हमारे पास nR/P। अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ध्यान से देखना ग्राफ से कैसे खेलते हैं, अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है V/T, क्योंकि स्लोप दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है सर, तो ये भी कांस्टेंट होगा। अब इसमें N और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और R कांस्टेंट है, मतलब जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट। और जैसे ही आपको पता चला कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस कौन सी हो गई सर, प्रोसेस हो गई आइसोबेरिक। अब आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए आपसे सवाल क्या पूछा है कि वर्क डन और हीट का रेशियो बताओ। क्या पूछा है आपसे, वर्क डन और हीट का रेशियो बताओ। ठीक है, वर्क डन तो क्या होगा, P इंटू डेल्टा वी, आइसोबेरिक प्रोसेस है, और हीट क्या होगा सर, ये होगा NCP डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब P डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P V फाइनल माइनस P V इनिशियल अपॉन NCP डेल्टा टी। और ध्यान से देखना NCP डेल्टा टी। अब मैं आपको थोड़ा और कुछ बताता हूँ। यहाँ पे जो CV है ना, वो होता है F/2R, और जो CP होता है वो होता है F/2 + 1R। जहाँ पे जो F है वो होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरा पर्पस केवल आपको PYQ नहीं सिखाना, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब जो गैस है वो कैसा गैस है सर, ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब एक सिंगल गैस है, ठीक है। तो ये X में भी चल सकता है, Y में भी चल सकता है और Z में भी चल सकता है। तो इसके पास 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो काफ़ी छोटी होती है। तो 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके पास टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या हो गया, 3। मतलब अगर आप मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हो, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ गया 3। तो F को जब 3 रखोगे तो आपको CP मिल जाएगा क्या, हाँ मिल जाएगा। CV भी मिल सकता है, CV निकालना हो तो CV, CP निकालना हो तो CP। Q का फॉर्मूला क्या होता है, NCP डेल्टा टी। क्या होता है, NCP डेल्टा टी।
अच्छा Cp नहीं होता, एक्चुअल में ये Nc डेल्टा टी होता है। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो C हमारा Cp हो जाता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो C हमारा Cv हो जाता है। इस बात का भी ध्यान में आप रख सकते हैं नोट करके। अब Cp बताओ, तो Cp हमारे पास क्या हो जाएगा, F3 3/2 + 1 × R, यानी हमारे पास जो Cp की वैल्यू है कितनी आ रही है, 2 LCM आ जाएगा, 3 + 2 R, यानी हमारे पास ये 5/2 R, ये Cp की वैल्यू 5/2 R आ गई। अच्छा है ना। अब यहाँ पे हमारे पास PV फाइनल - P इनिशियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं NR T फाइनल - NR T इनिशियल, PV = NRT से। यहाँ पे CP हमने भी निकाला ना, Cp की वैल्यू कितनी आई है, 5/2 R, तो Cp आ गया हमारे पास 5/2 R इंटू का डेल्टा टी। तो अब एक बार इसको देखो ज़रा क्या चल रही कहानी। यहाँ पर देखना कि सर हमारे पास ये आ गया NR TF - TT TI, मतलब हमारे पास ये बन जाएगा, इधर देखें एक बार, थोड़ा जगह कम है, जो हमारा रेशियो था रिक्वायर्ड रेशियो वो कहाँ जा रहा है, वो आ रहा है NR डेल्टा टी ऊपर, और नीचे आ रहा है N 5/2 R डेल्टा टी, 5/2 R डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, N से N कैंसिल, R से R कैंसिल, ये फाइनली क्या बन जाएगा, 2/5। तो फाइनली जो इसका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 2/5 जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसे स्ट्रेट लाइन सवाल दिख जाए कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, V और T के बीच में अगर रेशियो है, तो V/T हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, और V/T कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमारे पास P डेल्टा V, PV फाइनल - P इनिशियल, यहाँ पे NR T फाइनल - T इनिशियल, NR डेल्टा टी लिख देंगे, और ये फिर हमने लिख दिया NCP डेल्टा टी, और Cp को लिखा हमने 5/2 R। वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, इस मेथड से कैलकुलेट किया है। Cv होता है 5f/2 R और Cp होता है f/2 + 1 R। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, अगला सवाल है हमारे पास, 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड। अच्छा, ये जो सवाल है ये हमारा इलास्टिसिटी टॉपिक का है। कौन से टॉपिक का है, इलास्टिसिटी टॉपिक का है। देखते हैं, ट्राई करें एक बार आप, कैसे किया हमने, थोड़ा अटेम्प्ट करें। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर्स है, हमने 2 वायर लिए हैं, एक वायर A है, एक वायर B है, दोनों सेम मटेरियल का बना है, मतलब दोनों का जो यंग मॉडुलस है वो सेम होगा। हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ A = वॉल्यूम ऑफ B। अब अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो वायर कुछ ऐसा शेप का होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1, अगर मैं इसको A1 बोलूँ, वायर 1 इंटू L1 = A2 इंटू L2। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ। अच्छा, आगे क्या बोला है हमसे, अच्छा इसका जो एरिया है वो A1 है और इसका एरिया 3A है, ठीक है, तो इसको A लिख दिया, ये 3A हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A से कैंसिल, L1 आ गया 3L2, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, या L2 = L1/3। हम तो जो सवाल बोल रहे हैं चुपचाप करते जा रहे हैं, आगे कहीं काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे आगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L। अच्छा, आपने क्या किया, इसको आपने खींचा, फोर्स लगाया F, और ये डेल्टा L से इलॉन्गेट हो गया। सुनना आप एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनना इसका, क्योंकि केवल PYQ करने का मतलब थोड़ी है, PYQ देखने से सब थोड़ी होगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसको आपने F फोर्स लगाया, और ये फाइनली हमारे पास इसकी लंबाई बढ़ के थोड़ी सी बढ़ गई इलास्टिसिटी की वजह से, है ना, और ये हमारे पास डेल्टा इलास्टिसिटी की वजह से हालांकि अपना एक्चुअल लेंथ लेने की, वापस लेने की कोशिश करता है। खैर ये आपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट में सीखा होगा। तो F फोर्स लगाने पे डेल्टा L हमारे पास इंक्रीमेंट आया है, तो ये जो डेल्टा L है वो होता है हमारे पास FL/AY, जहाँ पे F क्या होता है, जो आपने फोर्स लगाया वो होता है, नहीं, सुनना ध्यान से, ये F जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर आपने इस पर F फोर्स लगाया है ना, तो ये मटेरियल, कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो अपना शेप वापस रीगेन करना चाहता है। तो रीगेन करने के दौरान जो वो फोर्स लगाएगा वापस अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो और जब इक्विलिब्रियम होगा, है ना, जब, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है फाइनली वो F रीस्टोरिंग के बराबर हो जाता है।
इसलिए हम एफ को क्या लेने वाले हैं, एफ एक्सटर्नल को ही एफ रिस्टोरिंग लेने वाले हैं। बट ये जेई के सवालों में फंसता है, नीट के लिए आप मान सकते हो कि एफ हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहे। अब आगे सवाल हमसे बोल रहा है, ध्यान देना, आगे सवाल हमसे क्या बोल रहा है, आगे सवाल हमसे बोल रहा है कि भाई इनके ऊपर कितना फोर्स हम बी वाले वायर पे लगाएं। जो ए वायर था ना उस पर तो एफ फोर्स लगाने पे कितना हमारे पास डेल्टा एल हुआ, एफ फोर्स लगाने पे ये डेल्टा एल हुआ। हम बी वाले वायर पे कितना फोर्स लगाएं कि सेम अमाउंट से इनलोंगेशन हो। मतलब दोनों केस में हमें क्या चाहिए, इनलोंगेशन सेम चाहिए। मतलब जो डेल्टा L1 है वही डेल्टा L2 हो। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने सर, एफ एल अपॉन ए वाई। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे F1 लगा दो हर जगह, और यहाँ क्या रख दो, F2 रख दो, F1 L2 L2 A2 Y2, क्योंकि हमें दोनों टाइम पे जो इनलोंगेशन है वो सेम चाहिए। यहाँ पे फोर्स F लगाया है, यहाँ के लेंथ को L1 बोला है, यहाँ के एरिया को Y बोला है, यंग मॉडुलस Y बोला है। अब मटेरियल सेम था तो यंग मॉडुलस तो सेम होगा। F2 हमें निकालना है और L2 हम निकाल चुके हैं, कितना आया है वो L1/3 आया है, क्योंकि हमें बोला था सवाल में कि वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम है तो L2 की वैल्यू आ गई थी L1/3। आप इसे पुट कर दो L1/3, और A2 कितना है वो 3A ही बोला है, ध्यान से देखना। A2 कितना दिया है हमें, 3A दिया है, ठीक है ना, 3A, ठीक है। A2 इज इक्वल टू 3A1 ये दे रखा है, हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ भी कर चुके हैं इस चीज़ को, 3A। अच्छा, और यंग मॉडुलस तो सेम क्योंकि मटेरियल सेम है। ये गया A से A गया, L1 से L1 गया, तो जो F2 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 9F। कितना आ रहा है, 9F। तो हमने 2018 का इलास्टिसिटी वाला सवाल भी कर लिया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और आपने एक एक क्वेश्चन में इन डेप्थ सीखा होगा कि कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ है और सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये मिक्स प्रैक्टिस सीरीज पसंद आ रहा होगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। कल फिर मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना काफ़ी है।